बच्चों, हमारा स्टार मार्क था मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज करने का सबसे पहला तरीका है कैपिटल ए वर्क। अब वर्क में हमने सबसे पहली बात लिखी उसकी डेफिनेशन। मैकेनिकल वर्क की हम बात करते हैं विच इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हमने सबसे पहले पॉइंट क्रमांक 2 में प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डी डब्ल्यू निकाला। डी डब्ल्यू मतलब छोटा वर्क, चाहे एक्सपेंशन करना हो चाहे कंप्रेशन करना हो, फर्क नहीं पड़ता। जो भी छोटा वर्क और जैसे भी करना हो, रिवर्सिबली करना हो या इरिवर्सिबली करना हो, फर्क नहीं पड़ता। छोटा वर्क डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है बच्चों? बोलो। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, क्योंकि जिस प्रेशर, हाँ, इंटू डी वी, है ना। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ये होता है छोटा वर्क। अब यहाँ पे फर्क पड़ जाता है किस चीज़ का, कि आप ये काम को रिवर्सिबली करा रहे हो यानी कि धीरे 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 धीरे, या इरिवर्सिबली यानी कि खट से। अगर हम सबसे पहला हमने इसमें केस पढ़ा कैसे करा रहे हैं हम। अच्छा, ये पीडीएफ अच्छा नहीं आगे है ना। हाँ, तो सबसे पहले अब हमने कैपिटल बी कैसे आएगा बेटे? बड़ा 3 होगा ना। हाँ, बड़ा 3 है। टोटल वर्क फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने जाना कि भैया क्योंकि खट्ट से होता है तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर बराबर रहता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन इरिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज ऑलवेज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चौथा पॉइंट पढ़ा है रिवर्सिबल के केस में। रिवर्सिबल के केस में क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, हर क्षण में हर बालू का कण हटने से चेंज होता रहता है। तो उस पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि अगर बाहर की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर तो अंदर की तरफ प्रेशर, मान लो गैस का पी है, तो घटता बढ़ता रहेगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन के हिसाब से, तो प्लस माइनस डीपी। जब इसके एक्सटर्नल प्रेशर को हमने गैस के प्रेशर प्लस माइनस डीपी से रिलेट किया, तो हम जब इसको देखें तो प्रेशर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस है, रिएक्टिव गैस नहीं है। ये आप सारा डेरिवेशन कब कर पाओगे? जब सिलेंडर के अंदर गैस रिएक्शन ना करे, इनर्ट गैस हो, वरना फॉर्मूले ना लग पाएंगे। अच्छा, प्लस ये फॉर्मूले में आप क्या कांस्टेंट मान रहे हो? टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहे हो। तो ये बेटा ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूले तब लगा सकते हो जब सिलेंडर के अंदर गैस आइडियल हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जाएगा -2.303 nRT log V2 by V1। और हमने ये भी जान लिया था कि रिवर्सिबली किया हुआ वर्क यानी कि वर्क डन बाय द गैस, अगर रिवर्सिबली किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम वर्क होगा। तो कई बार प्रोसेस रिवर्सिबल है कि नहीं है वो सीधे नहीं बताता, कई बार कह देता है मैक्सिमम कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मतलब आपको रिवर्सिबल निकालना है। कई बार बोल देता है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब इरिवर्सिबल बोल रहा है। तो बेटा सवाल सीधा सीधा नहीं लिख देता है रिवर्सिबल है कि ऐसी कुछ हिंट देता है जिससे आपको ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी होती है। चलो, यहाँ तक हम शायद लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एक बार और मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूँ हमारे केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के हिसाब से, जो कि मैं आपको प्रूफ भी कर चुका हूँ कि मैथमेटिकली भी जस्टिफाइड है। अगर सिस्टम हीट देगा तो वो क्या होगी? नेगेटिव। सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क भी क्या होगा? नेगेटिव। अगर सिस्टम को आप हीट दोगे तो वो क्या होगी? पॉजिटिव। अगर सिस्टम पे आप वर्क करोगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलो आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में। नेक्स्ट, अब बच्चों मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है उसमें दूसरा मोड है हीट। पहला मोड था वर्क और दूसरा मोड है हीट। अच्छा, वर्क और हीट ये दोनों कैसे फंक्शन है? दोनों में आपको बाजू में लिखा हुआ है मैंने, पाथ फंक्शन है। आपको मतलब ये फर्क पड़ेगा कि आप कैसे वर्क कर रहे हो, कैसे हीट दे रहे हो, पाथ से फर्क पड़ेगा। आइए हीट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। हीट में सबसे पहला पॉइंट अपन ने लिखा है कि वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंस ऑफ वर्क। मतलब जब हम सिस्टम पे हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं, लेकिन सिस्टम से कोई काम नहीं कराना है, मतलब कोई वर्क डन नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्क डन ना होने के दौरान जो भी हीट कंटेंट लिया जाएगा जिससे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगी या घटेगी, वो कंटेंट हीट कहलाता है। आइए आगे कहता है द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। अब एक्चुअली हीट को डिफाइन भी कर रहा है, कह रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, और एनर्जी एक्सचेंज होने से होता क्या है? टेम्परेचर या तो बढ़ता है या तो घटता है। ऐसे मोड को आज से हम हीट कहेंगे, ठीक है। हीट में वही दूसरी बात जो हमने समझी लिखी हुई है कि अगर सिस्टम को आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से अगर तुम हीट दोगे तो प्लस है, सिस्टम हीट देगा तो माइनस है।
और ये सब हीट और वर्क जो कि मोड ऑफ एनर्जी, बस हीट के बारे में इतनी जान गए। ये हो गए दो मोड जिससे आप सिस्टम पे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, या तो काम कर दो या तो हीट का लेन देन कर दो। इससे क्या सीख गए बच्चों? इससे एक लॉ का जनरेशन हो गया। ये भी स्टैटिस्टिकल लॉ है, मतलब डिराइव्ड नहीं है, ये हर सिस्टम पे करके देखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया लॉ है। उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कई लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फ्लोट भी कह देते हैं कि FLOT। अच्छा, क्या है लॉ सर? बेटा लॉ कहता है द लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब कोई अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का डेफिनेशन अब आप जानते हो शायद, जो मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज नहीं करता, तो आइसोलेटेड सिस्टम अकेला है। अच्छा, तो उसमें जो भी एनर्जी होगी ना, उसकी कभी हमेशा उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि भाई आइसोलेटेड सिस्टम मानने मतलब वो अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट तो करेगा, तो जो भी उसकी हीट होगी वो हमेशा, जो भी उसका हीट कंटेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। चलिए 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंग्लिश ये है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आप बचपन से जानते हैं। अब आइए सर इसका इस्तेमाल कैसे करें। अब बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर आपको इस्तेमाल करना है ना, तो आपको कुछ एक और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। वो पैरामीटर है जो कि हम फर्स्ट लॉ, शायद स्टार मार्क है हमारा, देख लेता हूँ मैं फिर। हाँ, स्टार मार्क में कैपिटल ए में मैंने डिफिनीशन लिख दिया और कैपिटल बी में मैं फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आप जानने की कोशिश कर रहे हो वो है कैपिटल बी, वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बच्चों हम NCERT ई लिखती है, कैपिटल ई, लेकिन बच्चों हम जनरली यू से ही इसको रिप्रेजेंटेड पाओगे, लेकिन कभी ई भी पाना तो बौराना नहीं, दोनों काम किया जा सकता है, पर हम लिखवा में यू ही रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है तो ये स्टेट फंक्शन होगा। सर क्यों? हीट और वर्क वो भी तो आपने थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, लेकिन हीट और वर्क थर्मोडायनेमिक्स ने डिफाइन नहीं किया ना, वो तो आप पहले से जानते थे। हेलो, भले हीट और वर्क एक वेरिएबल है जो कि सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक ने वो पैरामीटर नहीं डिफाइन किया। थर्मोडायनेमिक ये पहला पैरामीटर आपके आगे डिफाइन कर रहा है, और आज से याद रखिएगा हर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन हमने बनाई है तो हम अपने हिसाब से ना करेंगे, ठीक है। आइए, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, उसमें पॉइंट नंबर 1, इंटरनल एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है सिस्टम की सारी प्रकार की एनर्जीज को ऐड कर दो। आइए इंग्लिश पढ़ लें। कहता था सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यू ऑफ द सिस्टम। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मे चेंज व्हेन। अब इंटरनल एनर्जी मतलब तुम्हारे पास जितने भी प्रकार की एनर्जी है वो सारे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, अदरक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लहसुन एनर्जी, सब एनर्जी का समेशन करो और वो समेशन कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों पता है क्या है, मैं थर्मोडायनेमिक क्यों इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि हर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एक स्टेट फंक्शन होता है? पूछो क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हर पॉइंट पे किसी भी व्यक्ति का, हर पॉइंट पे किसी भी व्यक्ति का एब्सोल्यूट वैल्यू, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताना बड़ा कठिन है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि भाई मान लो आयुष है, आयुष कितना होशियार है, बड़ा कठिन है बताना। हाँ, आज मैंने ये सवाल पूछा स्टेट 1, मैंने आधे घंटे का टाइम दे दिया, स्टेट 2 30 सवाल दिए, पता चल जाएगा 30 में से 4 सवाल करने लायक होशियार है, 10 सवाल करने लायक, 25 सवाल करने लायक। मतलब 2 स्टेट में 2 अलग अलग टाइम पे अगर एक ही सिस्टम को ऑब्जर्व करो ना, तो चेंज ऑब्जर्व करना काफ़ी ईजी होता है। हेलो, अगर मैं स्टेट 1 में ही कह देता है कितना होशियार है, तो मैं थोड़ी पता था 4 रुपये का होशियार है, 5 रुपये का होशियार, मेरी बात समझ रहे हो ना। यही काम एक्चुअली जब हम भी स्टैटिस्टिकली काम करने जाते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक काम करने में सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आपने को चेंज ऑब्जर्व करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए हम जनरली स्टेट फंक्शंस थर्मोडायनेमिक में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी तुम बदल कैसे सकते हो? तो कह रहा है भैया इंटरनल एनर्जी जो है वो बदल सकती है निम्नलिखित तरीकों से। क्या क्या तरीके हैं देखें। पहला, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। हमने मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ा है भैया, तो हीट ले लो या दे दो, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब चेंज होगी। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क कर दो या सिस्टम से करवा लो, उसकी इंटरनल एनर्जी में फर्क पड़ेगा। और मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, भाई मास को, भाई और गैस डाल दिया, गैस हटा ली, तो मैटर एक्सचेंज या एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी और हीट ऑफ वर्क से एक्सचेंज होती है। तो ये 3 प्रक्रियाओं से आप इंटरनल एनर्जी बदल सकते हो। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा हो गया सर? देखो बेटा, अब मैं स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर लेट कर रहा हूँ मैं यू ए एंड यू बी,
आर द इंटरनल एनर्जीज इन स्टेट ए एंड स्टेट बी रिस्पेक्टिवली। कोई सिस्टम है उसका ए और बी स्टेट है, उसमें इंटरनल एनर्जी यू ए और यू बी है। कहता है फिर देन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी इन टू स्टेट्स विल बी डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू। फाइनली हम बी में आ रहे हैं, पहले हम ए में थे, तो यू बी माइनस ई है। अच्छा, कहता है फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मे बी कंसिडर एज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब सर, मतलब बेटा रिएक्शन कैसे होता है? जैसे ये तो जनरली बात हो गई। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सर केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस होते हैं। लेट्स से ए बदल रहा है, बी में एक रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? सर इंटरनल एनर्जी चेंज है ना, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ई ऑफ प्रोडक्ट माइनस ई ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं। 10 द इंटरनल एनर्जी U इज अ स्टेट फंक्शन, दिस मीन्स दैट डेल्टा U डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। हेलो, यहां तक बात राइट है? आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट। तो ये सब थ्योरेटिकल बात थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे भी थ्योरी अभी ख़त्म नहीं हुई। इंटरनल एनर्जी के हम कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं पॉइंट क्रमांक 5 में। एक सेकंड बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो जाना ही हुआ है भाई। एक्सटेंसिव वो होती है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, याद करने का तरीका था। तो इंटरनल एनर्जी अमाउंट पे डिपेंड करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम में 10 किलो रसना है या 5 किलो रसना है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, मान लो रसना को ठंडा करना है तो ज़्यादा ही भाई 10 लीटर रसना ठंडा करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हीट ज़्यादा खींचनी पड़ेगी। तो अमाउंट से फ़र्क पड़ता है ना। दूसरी बात कहता है इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, तो जानते ही हैं, फिर से लिख दिया, अच्छी बात है। सी देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज डेल्टा यू साइक्लिक इज जीरो। क्यों सर? इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन है और अगर प्रोसेस साइक्लिक है, तो तुम ए से शुरू हुए और ए पे ही आ गए, तो डेल्टा क्या होगा? यू ए माइनस यू ए, यानी कि जीरो। हेलो, अच्छा नेक्स्ट, अगला क्या है कहानी? अगली कहानी ये है, अगली कहानी है स्मॉल डी, कि इंटरनल एनर्जी जो है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भले इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको फिर से। इंटरनल एनर्जी जो U है इज इक्वल टू सम मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ T। मतलब इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली एक फंक्शन होता है टेम्परेचर का। मतलब अगर तुम इंटरनल टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ही होगी। हेलो, हाँ, अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बढ़ेगी घटेगी वो नहीं पता, हाँ, लेकिन चेंज जरूर होगी। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक टेम्परेचर का फंक्शन है, तो कहता है इफ, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ सकती है, घटा तो घट सकती है, हाँ, चेंज जरूर होगी। क्या होगा वो मैथमेटिकल फंक्शन बताएगा। लेकिन अगर टी जीरो हो गया, अगर टी जीरो कैसे ही हो सकता है? डेल्टा टी जीरो हो गया। डेल्टा टी मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी फिक्स रहेगी, तो उसका चेंज जीरो हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इफ, या इफ नहीं, फॉर लिखना चाहिए था इसको, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर प्रोसेस क्या है बच्चों? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस का अर्थ क्या होता है? डेल्टा टी जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। अच्छा, तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल एनर्जी के। नेक्स्ट आता है सर कैपिटल सी। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना सर, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करने के बाद हम फ्लोट को मैथमेटिकल मॉडल कर सकते हैं। कैसे? देखो लिख रहा है कैपिटल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चों, ये मान लो डब्बा मेरा एक सिस्टम है, ठीक है सर। इस सिस्टम का मान लो इनिशियली इंटरनल एनर्जी थी U1, ठीक है सर। मान लेते हैं मैंने सिस्टम पे Q काम किया और W वर्क, Q हीट दी और W वर्क किया। देखो Q के हीट के लिए इंग्लिश लिख रहा है हीट गिवन टू द सिस्टम, और W के लिए इंग्लिश लिख रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो फिर कहता है अच्छा इससे क्या होगा? कहता है देन इट्स मतलब सिस्टम, देन इट्स एनर्जी इंक्रीजेज एंड बिकम्स, इट्स मतलब सिस्टम की, है ना। तो देन सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हीट भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, तो इंटर एनर्जी बढ़ जाएगी। लेट से बढ़ के कितनी हो गई? U2। तो फर्स्ट लॉ ने आपको क्या सिखाया? फर्स्ट लॉ ने आपको सिखाया कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, मतलब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? पहले तुम्हारे पास कितना पैसा था, प्लस जितनी तुमको हीट मिली और जितना तुमको वर्क किया, तो ऐड कर दिया। इससे क्या हो गया सर? भाई आपने फर्स्ट लॉ लगा दिया ना। अच्छा, तो आगे देखो, U1 को इधर ले जाओ तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू है बेटा, इक्वल टू बच्ची अलग से बनाई, इक्वल टू है,
इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और U2 माइनस U1 मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल होता है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू के। और बच्चों ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कभी भी आपको फ्लोट मैथमेटिकली अप्लाई करना हो तो आप क्या कहोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बच्चों ये सब जो स्टिकी नोट है ये सब मत लिखना, क्योंकि बच्चों ने जेईई के कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे, वो लगाने के बाद अपना कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा होगा, तो बच्चों किसी का ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जब खुद सवाल कीजिएगा, आप अगर खुद ऐसा कुछ फील करते हो तो लिखिएगा, वरना ये बेवकूफ़ी है बेटा, ये आपको नोट्स अननेसेसरली हैवी करेगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट। अब कैपिटल डी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी भी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ और कंक्लूजन्स कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन्स फ्रॉम फ्लोट। जो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हमने सीख लिया है, इससे आप कंक्लूड क्या कर रहे हो, आइए कंक्लूड करते हैं। तो इसमें कंक्लूजन में हम सबसे पहली बात कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो होगा तो बता ही चुका हूँ, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ से बताओ क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो हो गया सर तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के, या आप ये भी कह सकते हो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू के। तो फर्क क्या है, दोनों बात एक ही है। हाँ बच्चों इंग्लिश बोलने में फ़र्क है, आओ देखो इंग्लिश पढ़ें। देखो जब Q बराबर माइनस डब्ल्यू है तो इंग्लिश कहती है कि हीट गिवन टू सराउंडिंग इक्वल्स वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चों Q माइनस डब्ल्यू के बराबर है, इसका अर्थ क्या है, Q नेगेटिव है। अगर Q नेगेटिव होता है बच्चों तो हम क्या समझते हैं, हीट सिस्टम दे रहा है कि हीट सिस्टम को मिल रही है। Q नेगेटिव का अर्थ होता है हीट सिस्टम दे रहा है। तो अगर सिस्टम बच्चों हीट दे रहा है मतलब Q नेगेटिव है, तो वही कह रहा है हीट गिवन टू सराउंडिंग। अगर सिस्टम दे रहा है तो किसको दे रहा होगा, सराउंडिंग को। तो हीट गिवन टू द सराउंडिंग किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों, क्यों, क्योंकि अगर सिस्टम हीट को अगर हीट दी जा रही है सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग को सिस्टम हीट कैसे दे सकता है, भाई सिस्टम को काम करना पड़ेगा ना, तब ना हीट दे पाएगा। हेलो, सिस्टम को मेहनत करनी पड़ेगी ना, सिस्टम को काम करना पड़ेगा ना, तब ना हीट दे पाएगा। हेलो अच्छा, अगर W को मैं कह रहा हूं माइनस क्यू के, तो कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि W नेगेटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स हीट गिवन टू द सिस्टम। मतलब अगर बच्चों W नेगेटिव है, अगर W नेगेटिव है, तो अगर W की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स हीट गिवन टू द, बेटा ये लिखना चाहिए सिस्टम नहीं सराउंडिंग। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो हीट किसको मिल रही है, सराउंडिंग को। हेलो हेलो, हालांकि सर दोनों बातों का मतलब एक ही है, पर बच्चों इंग्लिश ऐसे जानने में थोड़ा सा आपको, जब जेई या नीट में ABCD के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आदमी भौचक्का नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली इंग्लिश भी बोलते आनी चाहिए, तो आपको कुछ कुछ सवालों में मदद हो जाती है। हालांकि दोनों का बात मतलब एक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पे जब आप रिकॉर्डिंग देखते हुए ही लिखोगे तो ये सिस्टम को क्या लिख दोगे बच्चों, बोलो, सराउंड। कोई तकलीफ, चलो अभी भी कुछ थर्मोडायनामिक्स कुछ और मैं ऑल्टरेशन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ़ नो वर्क इज डन, अगर कोई भी काम नहीं करेंगे तो फर्स्ट लॉ में क्या जीरो हो जाएगा बच्चों, अगर कोई भी काम नहीं करोगे तो क्या जीरो हो जाएगा, W। अगर W जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू के, देखो लिखा है डेल्टा यू बराबर क्यू और W जीरो। कोई तकलीफ, अच्छा अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो सर एडियाबैटिक का मतलब हीट एक्सचेंज जीरो यानी कि Q जीरो, तो अगर Q जीरो होगा तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा W के। तो आपको बस इतनी इतनी बातों से अलग अलग मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन मिलते जाएंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है बच्चों, जब जेई नीट के सवाल लगाओगे तो दिख जाएगा, है ना। बाकी बस मैं कंक्लूड कर देना आपको। नेक्स्ट, बहुत कठिन नहीं है, आसान सी बात है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है बच्चों, इफ अ गैशियस सिस्टम एक्सपैंड्स अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, अगर अंदर एक गैस है और वो एक्सपैंड कर रहा है तो अच्छा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बच्चों रिवर्सिबली हो रहा होगा कि इरिवर्सिबली, बताओ जरा।
मतलब कुछ कोई नहीं पढ़ा है बच्चों। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है इसका मतलब वर्क खट्ट से हो रहा है, यानी कि इरिवर्सिबल वर्क। कोई नहीं पढ़ा है मतलब। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हेलो, अच्छा। फर्स्ट लॉ से आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो प्लस डब्ल्यू की जगह मैंने रख दिया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा यू बराबर हो गया क्यू माइनस डेल्टा वी के। फिर कहता है इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर, ये सब मैं कंडीशंस के साथ फॉर्मूले बता रहा हूं, तो अगर मान लो एक्सपैंड करता तो फॉर्मूला वर्क का ये लगा के आप इंटरनल एनर्जी ऐसे निकाल सकते थे। अब मैं और कंडीशन लगा रहा हूं इस बात पे। मैं कह रहा हूं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुई, अगर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुई तो क्या होगा, तो सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुई तो छोटा वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू छोटा वॉल्यूम चेंज। अगर ओवरऑल प्रोसेस होने के बाद वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रही है तो छोटा वी भी जीरो होगा। अगर छोटा वी जीरो है तो छोटा वर्क भी जीरो होगा। तो प्रोसेस रिवर्सिबली हो या इरिवर्सिबली हो, अगर छोटा वर्क ही जीरो है तो बड़ा वर्क तो ओवरऑल वर्क तो जीरो ही हो जाएगा। मतलब अगर वर्क जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू। लेकिन डेल्टा यू बराबर क्यू को यहां पे मैं सिर्फ क्यू नहीं लिख रहा बेटा, यहां पे मैं फिर से आपको अच्छी तरीके से लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जरूरी बात है। तो जो डेल्टा यू होगा ना बच्चों, इंटरनल एनर्जी का सेम, वो क्यू के तो बराबर है ही, लेकिन इस क्यू को मैं सबस्क्रिप्ट में वी भी लिख दे रहा हूं, क्यू वी। क्यों, क्योंकि ये ऐसा हीट एक्सचेंज है जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ कर रहा है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये वी उसको रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, बोलना पड़ेगा बाकी लोगों। बेचा बच्चों ये नोट्स ढंग से लिखना पड़ेगा है ना, तभी अच्छे से याद होगा। चलो नेक्स्ट, वही वो जो बात लिखी है मैंने कहा ज़रूरी भी है, उसको इंग्लिश में भी लिख रहा है ये क्या, कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, ये किसके लिए इंग्लिश है बच्चों, डेल्टा यू बराबर क्यू वी के लिए। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट। अभी भी हमने फर्स्ट लॉ के साथ कंक्लूजन्स क्रिएट करना खत्म नहीं किया, हम पॉइंट क्रमांक 5 लिख रहे हैं। हम आपको एक बात ये समझा रहे हैं यहाँ पे जो कि आपको गौर करनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का ये जो फर्स्ट लॉ है ना बच्चों, एक स्टैटिस्टिकल लॉ, इसको मैथमेटिकली आप चाह के प्रूव नहीं कर सकते। पता है क्यों, इसलिए क्योंकि डेल्टा यू क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन, और क्यू और डब्ल्यू दोनों मिला के क्या है, पाथ फंक्शन। तो दो अलग अलग फंक्शंस, आप बताओ कभी भी मैथमेटिकली आप इक्वेट कर पाओगे, नहीं। इससे ये साबित होता है कि ये सारे लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने ना कुछ जाना, ये सब स्टैटिस्टिकल लॉज हैं। हेलो, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डिफाइन कर दिया विच इज इंटरनल एनर्जी, हम अगला थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डिफाइन करेंगे विच इज एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअली बच्चों हीट कंटेंट ही होता है सिस्टम का, लेकिन सिस्टम के पास ना हीट कंटेंट बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा, वो सारे प्रकारों को कैटेगराइज करने के लिए थर्मोडायनेमिक नया पैरामीटर डिफाइन करता है विच इज नोन एज एंथैल्पी, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। अब स्टार मार्क है हमारा एंथैल्पी, ये मैं अगली मीटिंग आईडी भेजूंगा आपको, और इस अगली मीटिंग आईडी में हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। मैं अगली मीटिंग आईडी बच्चों बस थोड़ा सा ऊपर जाके भेजूंगा, तो आपको मुझे 5 मिनट लगेगा भेजने में आपको। तब तक आप लोग नोट्स को रीड करिए, मैं आपको अगली मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ। एंथैल्पी शुरू करते हैं। एंथैल्पी में जो कि कैपिटल ए है, एक सेकेंड बेटा, कोई बच्चा अच्छा प्रखर ही दूसरे सिस्टम से आया। चलो, तो एंथैल्पी को हम सबसे पहले विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एच डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले कहता है इन ऑर्डर टू स्टडी हीट चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अ न्यू फंक्शन एंथैल्पी इज इंट्रोड्यूस्ड। कहने का अर्थ है कि कभी भी एक सिस्टम पे हम स्टडी कर रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बट अभी तक बच्चों जो भी हमने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम देखा था, जो भी हमने वर्क के कैलकुलेशंस किए हैं, वो सारे कैलकुलेशंस अगर आप गौर करो बच्चों, हमने सिलेंडर के अंदर क्या रखा, हमने सिलेंडर पिस्टन के अंदर क्या रखा, बोलो, इनर्ट गैस। क्या रखा,
हमने पी इक्वल टू एनआरटी लगाया, मतलब हम तो सर केवल इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं। तो सर ये इनर्ट गैस वाली बात केमिस्ट्री में तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तो कोई गैस इनर्ट होती नहीं है ना। और तो और बाकी तो छोड़ो सर, बाकी रिएक्शन वो तो आपस में रिएक्ट तक करके अलग प्रोडक्ट भी बनाती है। तो इसीलिए वो केमिकल चेंज को अकाउंट करने के लिए हमको केमिस्ट्री में एक नए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की आवश्यकता थी। तो वो हमने कहा अगर तुमको एक सिस्टम में हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऑब्जर्व करना है, लेकिन कब? एक केमिकल रिएक्शन के लिए। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पे भी कंडीशन लगा दी, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में होना चाहिए। हेलो, क्यों? अगर नहीं होगा तो हम ये जो हमारा मैथमेटिकल पैरामीटर है ये एंथैल्पी, ये डिफाइन नहीं रहेगा। ये इट विल बी, क्योंकि है तो बेटा ये स्टैटिस्टिकल, मतलब एन नंबर ऑफ केसेस में करी हुई बात है, और एन नंबर ऑफ केसेस में हमने जो बात करी हम वही बताएंगे ना। हमने ये बातों को फिक्स रखा, उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं। तो आपको इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों एक्चुअली फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी थ्योरी है कि हमको फॉर्मूले तो याद रहें, ये तो पता हो, लेकिन ये भी पता हो कि ये हमने डिफाइन जब किया है तो क्या क्या कंडीशन लगा के किया है। ठीक है, तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में अगर आपको हीट एक्सचेंज स्टडी करनी है तो आप एंथैल्पी का मैथमेटिकल एक पैरामीटर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है आइए बताएं। इंग्लिश में नेक्स्ट लाइन कहती है कि भाई जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है सर? देखो बच्चों, ये तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। इफ़ यू कंसिडर अ सिस्टम, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ अ सिस्टम, अगर आप खुद को, इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ सिस्टम, और फॉर इंस्टेंस आप सुबह यू स्टार्ट फ्रॉम योर प्लेस एट 10 इन द मॉर्निंग। अच्छा, मे बी यू हैव वर्क फॉर लाइक मोर देन 12 आवर्स, लेट्स से 14 आवर्स। अब आपने 14 घंटे काम किया, रात के 12 बज गए। हेलो, the moment as a system you come back, you what you would you feel and say, and technically speaking आपने 14 घंटे वाकई भयंकर मेहनत की है। ओके, तो if the system has started at point A which is 10 a.m. in the morning and work till 12 night, 12 घंटे आपने, 14 घंटे आपने भयंकर काम किया। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कोई कहता है कि इफ़ यू हैव लेफ्ट सम एनर्जी लेफ्ट विद यू, क्या आप कुछ और काम कर सकते हो? व्हाट वुड यू से? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। उसी समय पे लेट्स से आप कहीं घर के बाहर थे और एक कुत्ता आपके पीछे पड़ गया। बच्चों इतनी जोर वो करोगे ना, दौड़ लगाओगे ना। अच्छा, आपको खुद at this point after reaching at point B, that is 12 p.m. at night, even you will feel that you don't have that much energy कि आप एक ग्लास पानी उठा के पी पाओ। बट स्टिल अगर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है तो भागोगे ना 2 किलोमीटर। हेलो, हेलो, अरे इसको और एक दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो। ग्राउंड का आदमी जब चक्कर लगाता चक्कर चौथे पाँचवें चक्कर बाद मान लो आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल है, चौथे पाँचवें चक्कर का अगर बाप रे सांस फूलने भी लगती है, उसी समय कोई शेर आ जाए, बेटा जो दौड़ लगाओगे। अच्छा, ये कहाँ से आ गई? एक्चुअली हर सिस्टम में ये एक एक्स फैक्टर होता है, और उसी एक्स फैक्टर की एनर्जी को अकाउंट करने के लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बना है। भाई जो भी सिस्टम में प्रेशर वॉल्यूम करने की औकात है वो तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कैलकुलेट हो ही रहा है, और उसकी जो एक्चुअल सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज मतलब इंटरनल एनर्जी, प्लस उसके बाद भी कुत्ते से भागने के लिए थोड़ा बहुत औकात बची थी ना, तो मतलब प्लस दैट प्रेशर वॉल्यूम वर्क करने की कैपेसिटी। इन दोनों कैपेसिटीज को जब ऐड करते हैं ना, तो जो आता है दैट मैथमेटिकल टर्म इज नोन एज एंथैल्पी। हेलो, हेलो, अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं भैया इसकी। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, आपको ये बीच की सब फालतू फोटो वोटो नहीं बनानी है, बच्चे ने सब अपने कंक्लूजन्स लिखे हैं, आपको सीधा यहाँ काम करना है क्या? मैथमेटिकली। मैंने आपको बता ही दिया एच किसके बराबर है? यू प्लस पी वी के। व्हाट इज यू? इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज पी वी? प्रेशर वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। हेलो, अच्छा, बात समझ में आती है? ये पेंसिल वाली बातें मत लिखना बेटा, है ना, यहाँ पे आपको कोई इतनी बात लिखनी है। अच्छा, तो हमने एंथैल्पी डिफाइन कर दी, आगे बढ़ रहे हैं। कैपिटल बी, फीचर्स ऑफ एंथैल्पी। अब एंथैल्पी के बारे में कुछ ज़रूरी बात है। फीचर्स ऑफ एंथैल्पी में सबसे पहली बात लिख रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि इट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऐसे ही होता है, क्या? स्टेट फंक्शन और
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 2 कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एंथैल्पी को कई लोग हीट कंटेंट भी कहते हैं, क्योंकि जितना हीट कंटेंट है वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के प्लस जो उसकी औकात होगी एक्स्ट्रा प्रेशर वॉल्यूम वर्क करने की। पॉइंट क्रमांक 3 इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी सिस्टम। क्यों, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत कठिन है ना, इसलिए हम हमेशा चेंज ऑब्जर्व करते हैं, वही वाली बात है। हाउएवर चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच taking place during the process can be experimentally determined. So absolute value निकालना किसी भी स्थिति में exact value निकालना बड़ा कठिन है, तो हम इसलिए चेंज ऑब्जर्व करते हैं इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है, इसीलिए दस चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम आपको जनरली आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो डेल्टा एच को, समेशन ऑफ ये साइन कहलाता है समेशन, तो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी चेंज हम डिफाइन ही तब कर रहे हैं जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट, इनिशियली क्या रहता है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट्स का सारे के सारे प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऐड कर लो, माइनस कर दो सारे के सारे रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कैपिटल सी में हम कह रहे हैं मैथमेटिकली जो है डेल्टा एच ना क्यू पी के बराबर होता है। अब ये क्यू पी क्या है सर, बच्चों शायद अभी आपने आज की क्लास में ऑब्जर्व किया है, मैथमेटिकली फ्लोट से डिफाइन भी किया है कि डेल्टा यू जो होता है ना ये क्यू वी के बराबर है, देखा है अपन ने। हाँ, लेकिन ये क्यू क्या था, ये क्यू वो हीट एक्सचेंज था जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ करता है, लेकिन कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपने मैथमेटिकली देख भी लिया है। अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग हीट एक्सचेंज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, वो जो हीट एक्सचेंज होता है ना सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा एच के बराबर होगा। कैसे सर, ये याद रखना है क्या, नहीं बच्चों, आइए इसको डिफाइन कर लें, जस्टिफाई कर लें। पॉइंट नंबर 1 इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए है कि द एंथैल्पी चेंज इज अ मेजर ऑफ हीट चेंज इन्वॉल्व इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। इवॉल्व मतलब निकलना, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना, भाई अपनी तरफ लेना मतलब एब्जॉर्ब, और बाहर फेंकना मतलब इवॉल्व। तो कह रहा है द एंथैल्पी चेंज इज अ मेजर ऑफ हीट एक्सचेंज या हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी एंथैल्पी चेंज होता है ना, वो ये ऊपर की बात को इंग्लिश में लिख रहा है, वो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग होता है। हीट एक्सचेंज में हीट एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, इवॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये तो वो बात हो गई, वो जो फॉर्मूला लिखा उसके लिए इंग्लिश लिख दी इसने पॉइंट नंबर 1 में। अब ये कैसे है वैलिड, इसके लिए हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले, हमको पता है एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पी वी के। अच्छा ये येलो स्टिकर नहीं लिखना है बच्चों, है ना, येलो स्टिकर बच्चे का समझ है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट पेज में अच्छा नहीं, येलो स्टिकर नहीं छुपा हुआ, कोई बात नहीं बच्चों, मैं खुद अपने हाथ से लिख देता हूँ, तो आपका वो हो जाएगा डेरिवेशन भी। रुक जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ गया मैं। वो बहुत आगे आगे क्या, हाँ यहाँ पे थे, नहीं और पीछे थे, हाँ यहाँ पे थे। चलो शुरू करूँ, आवाज़ आ रही सबको मेरी, चलो। तो हमको ये पता है कि H बराबर होता है U प्लस पी वी के, तो बच्चों डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा पी वी। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, अच्छा, तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा पी वी। क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे आपको पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए, मालूम है। मतलब एक सेकंड बच्चों होल्ड कीजिएगा, मालूम है, तो हम ये बात समझ पाएंगे, क्या बात समझ पाएंगे, ये बात समझ पाएंगे कि ये डेल्टा यू बराबर होगा, डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी में लिखा पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। हेलो,
अच्छा, फिर आगे कंडीशन लगा रहा हूँ मैं क्या, इफ़ द प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे करवाते हैं तो बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, होगा ना? यस सर। अच्छा, तो अगर डेल्टा पी जीरो हुआ तो ये पूरा फैक्टर निकल जाएगा। अगर ये पूरा फैक्टर निकल गया तो बचेगा, हाँ तो बचेगा क्या, आइए नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। तो बचेगा बच्चों डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वाला फैक्टर, क्योंकि वी डेल्टा पी तो कट गया। अच्छा, इसको रीअरेंज कर लो, और करके क्या लिख रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, और करके नहीं लिखना चाहिए आपको, यहाँ लिखना चाहिए बाय फर्स्ट लॉ। रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, इस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ, आप रिकॉर्डिंग देखते हुए काम करना है ना। फिर आप लिखेंगे बच्चों बाय, इसको बना दिए इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद हम लिख रहे हैं बाय फ्लोट, फ्लोट यानी कि फर्स्ट लॉ, ये आप मत लिखना है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। अच्छा, फ्लोट आपको याद है क्या था, डेल्टा यू बराबर था क्यू प्लस डब्ल्यू के, याद है? क्यू प्लस डी। अच्छा, क्यू प्लस डी। अब खुद सोचो बच्चों, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ज़रा याद कीजिए कौन सा वर्क लगेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। हाँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट मतलब खट्ट से होने वाली बात है, खट्ट से होने वाली बात में वर्क का फॉर्मूला होता था इरिवर्सिबल का। तो क्योंकि अच्छा प्रेशर कांस्टेंट की कंडीशन ऑलरेडी लगा चुके हैं तब ना यहाँ तक पहुंचे हो। यस सर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डब्ल्यू का फॉर्मूला अपने आप कहाँ पे आ गया, डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया अपने आप आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू की जगह लिख देंगे माइनस पी डीवी। हेलो, यस सर। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन 2। या इनफैक्ट एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 मत बनाओ, इसके और एक आगे वाले स्टेप को बनाओ। किसको, अगर मैं Q कहूँगा Q किसके बराबर होगा, इसको आगे कैसे बढ़ाओगे, डेल्टा यू, और ये उधर चला जाएगा P प्लस डेल्टा वी, चला जाएगा कि नहीं, यस पी डेल्टा। चला जाएगा यस कि नहीं? सर। इसको बना दो बच्चों यस इक्वेशन। सर। अगर ये हो गया इक्वेशन 2 तो बच्चों अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, शायद दोनों का RHS सेम है, दिख रहा है? यस सर। तो ये डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, क्यू क्यू। और ये कौन सा Q है, जब सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज की है किस दौरान, एट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। हेलो, दैट्स अ कांस्टेंट प्रेशर। चलो तो अब बच्चों आप जब ये इस चीज़ को लिखिएगा, ऑब्वियसली आप रिकॉर्डिंग देखते हुए लिखेंगे तो आपको पता होगा आपको चीज़ों को कैसे लिखना है ना। मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ से पूरा इसने किया हो, बस उसने थोड़ा सा फ्लोट वोट नहीं लिखा, बाकी उसने पूरी बात दी, अल्टीमेटली वो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, ये एच बराबर, नहीं बच्चों आप मेरी ही रिकॉर्डिंग देख लिखना, आपको समझ में तो आ गया सबको? हेलो, आपको लिखना है बाई क्वेश्चन 1 एंड 2, और दोनों आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि डेल्टा एच बराबर होगा वैसे क्यू के, जब आप लिखोगे तो उसको पी लिख देना सबस्क्रिप्ट में, और इसकी इंग्लिश आपने पहले लिखी हुई है कि एंथैल्पी चेंज, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर में, तो जितना भी हीट एक्सचेंज होगा, जितना भी जूल, वो एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, चलो नेक्स्ट, कैपिटल डी, एंथैल्पी में ही आगे बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा, कैसा रिएक्शन मिक्सचर, अब यहाँ पे मैं फिर कंडीशन लगा रहा हूँ, गैशियस रिएक्शन मिक्सचर, मतलब आपके डब्बे के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, वो किस स्टेट में होना चाहिए, गैशियस स्टेट में होगा, तभी आप ये डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप डिफाइन कर पाओगे। आइए सबसे पहले इंग्लिश कहती है द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सॉलिड्स और लिक्विड्स। अब कहने का अर्थ ये है कि ये डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि तुम सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सॉलिड लिक्विड के केस में डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर सॉलिड या लिक्विड है तो चाहे एंथैल्पी बोलो चाहे इंटरनल एनर्जी बोलो, वो लगभग बराबर होता है। क्यों सर, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर थोड़ी होता है, एंथैल्पी तो बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो बच्चों प्रेशर वॉल्यूम वर्क करने की कैपेसिटी पता है गैस ही रखता है, लिक्विड और सॉलिड नगण्य कैपेसिटी रखते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाली। हेलो, आप खुद बताओ, कोई सॉलिड है और कोई सॉलिड में प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फर्क आएगा क्या? हेलो, नहीं आएगा ना। इसीलिए ये जो पीवी वाला फैक्टर है, ये लिक्विड और गैस के लिए बहुत निग्लेजिबल होता है, इसलिए उनके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू का अगर डिफरेंस निकालना है तो लगभग जीरो का, क्योंकि लगभग दोनों बराबर होते हैं।
तो एक्चुअली ये सिग्निफिकेंट किसके लिए होता है? गैसेस के लिए, उसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि उसने लिखा भी हुआ है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज लगभग इक्वल टू जीरो, किसके लिए? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से कहता है द डिफरेंस हाउ एवर बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन गैसेज आर इन्वॉल्व। जब गैसेज इन्वॉल्व होती हैं तो ये डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, और वही हमको निकालना है कि क्या होता है। आइए उसको निकालने के पहले कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं हम कह रहे हैं लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। भाई एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ गैसेज इन्वॉल्व है। कहता है वी जो है इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट, मतलब ए अगर रिएक्टेंट और बी अगर प्रोडक्ट है तो हम वी को कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, और वी को कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। Na कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, और Nb कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट। हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि ये सारा का सारा रिएक्शन मिक्सचर जो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मैं कंडीशन लगा देना है, मतलब ये सारी कंडीशंस के बाद ही डेल्टा एच और डेल्टा यू मैं डिराइव कर रहा हूँ, है ना। ये कंडीशन भी याद रखनी है फॉर्मूले के साथ साथ। अच्छा, अगर ऐसा है तो सर, अच्छा तो अल्टीमेटली भले बेटा रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। हेलो, Yes, sir. अच्छा, तो अगर रिएक्टेंट और भी गैस है प्रोडक्ट भी गैस है तो गैस पे तो गैस लॉ लग जाएगा। अच्छा, तो रिएक्टेंट पे पहले गैस लॉ लगाता हूँ, तो रिएक्टेंट पे पी इक्वल टू एन आर टी लगाता हूँ। तो रिएक्टेंट का प्रेशर है मान लो पी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर मान लिया पी, कौन रिएक्टेंट का वॉल्यूम है वी ए, मोल्स है एन ए, आर आर है, टी भी कांस्टेंट है, और प्रोडक्ट के लिए वी पी वी बी बराबर एन बी आर टी। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट यानी कि 2 माइनस रिएक्टेंट 1, देखो मैंने कर दिया, प्रेशर वी बी ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर वी बी ऑफ रिएक्टेंट, तो पी वी बी माइनस पी वी ए इज इक्वल टू एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। प्रेशर कांस्टेंट था, बाहर आ गया तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए, आर टी बाहर आ गया, अब हो गया एन बी माइनस एन ए। VB minus VA is volume of product minus volume of reactant, that will be delta V। तो P delta V बराबर हो गया RT ये है, what is NB minus NB? NB is number of moles of gaseous product, Na is number of moles of gaseous reactant। तो what will be delta N? उसमें मैंने जान के G लगा दिया है because it will be English में termed as it is difference between moles of gaseous moles of product and reactant। हेलो, Yes, sir. किसी को तकलीफ? No, sir. बाकी लोगों? चलो आगे वो इन एन जी को डिफाइन भी कर रहा है, कह रहा है एन जी रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। अभी भी मैं कहानी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे खींच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये इतनी बात आ गई, पी डेल्टा वी किसके बराबर है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको डेल्टा एच और डेल्टा वी के बीच में डिफरेंस चाहिए था। कैसे आएगा, पहले उसमें जाओ तो सही। तो हम नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं कि भैया वी नो दैट डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमको पता है डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा यू के प्लस पी डेल्टा वी के। हेलो, Yes, sir. होगा ना। इसको भी आप लोग Yes, sir. इसको भी आप लोग मेरे हिसाब से ही लिखेगा, इस बच्चे ने थोड़ा सा छुपा दिया है। तो डेल्टा एच बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा यू के प्लस अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो केवल पी डेल्टा वी का फैक्टर बचेगा, वी डेल्टा पी का बचेगा ही नहीं। और अभी अभी आपने जाना कि अच्छा इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ बेटा। क्या आपने ऊपर क्या क्या निकाला है बच्चों, पी डेल्टा वी किसके बराबर है, आपने ऊपर क्या निकाला है, पी डेल्टा वी किसके बराबर है, डेल्टा एन जी आर टी के। तो बस इसको यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, और ऊपर जो आपने पी डेल्टा वी निकाला है वो किसके बराबर आया था, डेल्टा एन जी आर टी। बात समझ में आती है बाकी लोगों? Yes, sir. तो आपने पी डेल्टा वी की जगह पुट कर दिया डेल्टा एन जी आर टी। आइए देखें, देखो इसने सीधा लिखा हुआ है और डेल्टा एन जी दिख रहा है, आर टी छुपा हुआ है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। हेलो, Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और ये जो इसने स्लिप में लिखा हुआ है ये सब नहीं लिखना बच्चा, आपको जितना मैंने बता दिया उतना लिखना है, ये सब बच्ची ने अपना खुद कंक्लूजन्स लिखे हैं। चलो, तो हम फॉर्मूला तो जान गए, फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एक बार हाँ बेटा, सर फिजिक्स की क्लास
हाँ बेटा ठीक है, बस मैं छोड़ ही रहा हूँ। इतनी बात, अल्टीमेटली हम फॉर्मूला में कहाँ तक पहुँच गए बच्चों? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। प्लस एन अच्छा, लेकिन ये हमने किसके लिए डिफाइन किया है? हमने तब डिफाइन किया है जब सिस्टम के अंदर कौन होगा? गैसेस होगा। वो भी कैसा गैसेस होगा? रिएक्शन करता हुआ गैस होगा, लो, जिसमें ए बना रहा होगा बी। यस सर। किसी को तकलीफ यहाँ तक? नो सर। चलो बच्चों जाओ अब फिजिक्स की क्लास पढ़ो।